हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता है कि क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर सब केमिस्ट्री बेस्ड है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस। और सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो गवर्न करते हैं उन केमिकल रिएक्शंस को। तो उन्हीं लॉज को आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और हमारे तो सबसे पहले है कि हमारे पास 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। सबसे पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, फिर आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एंड देन कम्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, एंड द लास्ट वन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसको हम गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स भी कहते हैं। क्योंकि सिर्फ ये वाला लॉ है जो गैसेस की वॉल्यूम्स के साथ डील करता है, बाकी सारे लॉज जो है वो मैटर के मास के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लॉ पर चलते हैं, जो कि है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास के साथ डील करेगा, यानी कि इसका जो डीलिंग है वो किसके साथ होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मास के साथ। अब ये लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि जो मास है, ना ही तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही सेम मास जो होगा वो प्रोडक्ट्स का होगा। क्योंकि हम मास को, ऐसा तो है नहीं रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बने तो मास कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो होता ही नहीं। ये तो लॉ दे दिया कि मास कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट्स के मास के, टोटल मास के इक्वल होगा। अब ये वाला जो लॉ है ये दोनों चेंजेस को कंसीडर करता है, चाहे वो केमिकल चेंज हो चाहे वो फिजिकल चेंज हो। तो इस लॉ की मेन डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ reactants, because mass can neither be created and nor be डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो मास है रिएक्शन के दौरान, अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मास में ना ही तो कोई इंक्रीज देखने को मिलेगा, ना ही कोई डिक्रीज देखने को मिलेगा, चाहे वो केमिकल चेंज है चाहे वो एक फिजिकल चेंज है। तो क्योंकि इस लॉ से हमें पता चलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। क्योंकि ये लॉ यही कहता है कि मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही बना सकते हैं। सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि मतलब कि इलुस्ट्रेट ये इस लॉ को प्रूव करने के लिए किए गए थे। एक तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, वो तो आप घर पर भी किसी भी टाइम कर सकते हो, कि आप एक आइस लो, उसको वे कर लो। ठीक है, फिर आप उसी आइस को थोड़ी हीट प्रोवाइड करके मेल्ट कर दो, फिर जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी उसको मेजर कर लो। तो दोनों केसेस में जो आपको मास मिलेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये फिजिकल चेंज था। केमिकल रिएक्शन तो आप घर पे नहीं कर पाओगे, बट ये फिजिकल चेंज था। और इस फिजिकल चेंज में क्या हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला जो लॉ है हमारा वो फॉलो हुआ। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या किया? ये केमिकल चेंज के लिए है। आपने ये वाला लो हमें किसने दिया था? एंटोइन लेवोइसियर। किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट हैं एक, एंटोइन लेवोइसियर। तो उसने क्या किया? लैंडोल्ट ट्यूब ली। लैंडोल्ट ट्यूब में क्या होता है? एक्चुअल में दो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो कि जुड़ी हुई होती है।
ठीक है, ये होती है लैंडोल्फ ट्यूब। दो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जिनके बीच में एक ब्रिज होता है। उसने क्या किया, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की इनमें। उसने या दोनों ट्यूब्स में से एक ट्यूब में तो उसने डाल दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरी ट्यूब में उसने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब हमें पता है कि जब NaCl और AgNO3 कंबाइन करते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देते हैं, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स आते हैं, हमें पता है इस चीज़ का। तो अब क्या किया, उसने इस ट्यूब को थोड़ा टिल्ट कर दिया जिससे NaCl और AgNO3 मिक्स हो गए, जिसके कारण क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, यानी कि कुछ जो पार्ट था रिएक्शन मिक्सचर का वो सॉलिड आउट हो गया और प्रेसिपिटेट्स बन गए। अब उसने क्या किया, एक तो पहले वेट मेजर कर लिया था जब उसने ये डाले थे NaCl और AgNO3, और फिर उसने क्या किया, रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन के बाद उसने फिर से वेट मेजर किया, तो वेट जो था, मास जो था, वो एग्जैक्टली सेम आया। इससे हमें प्रूव हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स ट्रू। ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स और भी हुए थे, केमिकल चेंजेस के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, फिजिकल चेंजेस के कम हुए थे। केमिकल चेंजेस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। उसमें उन्होंने क्या किया, एक क्लोज्ड ट्यूब ली और उसके अंदर उन्होंने 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाल दिया। ठीक है, अब उसको क्या किया, उन्होंने हीट कर दिया। हीट करने से क्या हो गया, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड था वो डिकम्पोज हो गया मरकरी में और ऑक्सीजन में। उन्होंने जब मेजर किया इनका इंडिविजुअल अमाउंट मरकरी का और ऑक्सीजन का, तो मरकरी का जो वो आया अमाउंट आया, वो आया 92.6 ग्राम्स, और जो ऑक्सीजन गैस का मास आया वो आया 7.4 ग्राम, जिनको अगर हम टोटल कर दें तो वो एग्जैक्टली 100 ग्राम के इक्वल आता है। तो ये इस वाले एक्सपेरिमेंट से भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें पता चलता है कि दैट इज ट्रू। ठीक है, तो और इससे पता चल गया कि चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, चाहे फिजिकल चेंज हो, चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मैटर का ना ही तो कोई गेन होता है ना ही लॉस होता है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी क्रिएटेड। और फिर अभी जैसा कि एक हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिसमें उन्होंने देखा कि रिएक्शन के बाद कुछ मास लूज हो रहा था। तो फिर आइंस्टाइन ने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, जिसमें हम इक्वेशन पढ़ते हैं E इज इक्वल टू mc²। वो कहते हैं उस लॉ में वो कहते हैं कि जो मास जो रिलीज हुआ, वो जो कम हुआ मास, उतना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि मास अभी भी ना ही तो क्रिएट हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, बस मास जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम एनर्जी के लिए ये वाला लॉ पढ़ते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसा ही सेम सीन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का। उसमें वो कहते हैं कि मास को हम ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ इसको एनर्जी में चेंज ज़रूर कर सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, अब एक हम जो न्यूमेरिकल्स अगर इसके ऊपर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, तो वो किस तरह से आता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसका आपको वेट दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि उसकी जो भी रिएक्शन उन्होंने की, इसको हीट किया जैसा कि हमने डिकम्पोजिशन में किया था, वैसा ही सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा कि आपने उसको हीट किया और उसके जो कंपोनेंट्स थे, उसके जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग हो गए और उनका इंडिविजुअल जो है आपको मास दे दिया जाएगा।
ठीक है। और फिर आपको कहा जाएगा कि हाँ अब आपको इसमें दिखाना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपने इनिशियल रिएक्टेंट लिया था आपको उसका मास दिया होगा, उसका मास लिख देना है, और साथ में आपने जो प्रोडक्ट्स का अलग अलग मास दिया बस उसका सम कर देना है, और ये दिखा देना है कि दोनों जो आ रहे हैं, जो मास आ रहे हैं वो दोनों बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर। फिर आपको एक और टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, उसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको रिएक्टेंट का दो दो रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स का आपको मास दे दिया जाएगा, और दो प्रोडक्ट्स होंगे, दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट का आपको मास दे दिया जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट का आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। अगर आपको रिएक्टेंट का आप दोनों का मास दे रखा है तो आप उनका सम करो और उसको इक्वेट कर दो प्रोडक्ट के मास के साथ। जिसका नहीं दे रखा है एक प्रोडक्ट का उसको आप एक्स लेट कर लो, और जो भी इक्वेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप एक्स को सॉल्व कर लो, और एक्स का आपका निकल जाएगा, उससे आपका मास आ जाएगा जो एक प्रोडक्ट का उन्होंने नहीं दिया हुआ था। तो ये दो टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये इस टॉपिक ये इस लॉ से बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लॉ है वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, और वी कैन से डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ भी एक फ्रेंच केमिस्ट ने ही डिस्कवर किया था जिनका नाम था J.L. प्रोस्ट। और इसमें नाम से पता चल रहा है कि ये किसके साथ डील करेगा, कॉम्पोजिशन के साथ। एक कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स की क्या कॉम्पोजिशन है उसके साथ डील करेगा। तो ये लॉ हमें क्या कहता है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये वाला जो लॉ है ये हमें कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड है, उसके अंदर वही जो अगर वो ही कंपाउंड आप चाहे कहीं से भी ले लो, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लो, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, और उनका जो प्रोपोर्शन है उन एलिमेंट्स का बाय मास वो भी वही रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब एग्जांपल के तौर पर ले लो, आपने वाटर लिया, एक तो आपने ले लिया प्योर वाटर आरओ वाला, और एक आपने ले लिया टैप वाटर, और एक आपने ले लिया पॉन्ड से वाटर। अब हर तरह चाहे आपने अलग अलग सोर्सेज से वाटर लिया, पर हर जगह आपको वाटर में दो ही एलिमेंट्स दिखेंगे एच एंड ओ, और दोनों फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में दिखेंगे। एच का जो मास होगा वो 2 होगा, और ओ का जो मास होगा वो 16 होगा, यानी कि इनका रेशो 1:8 ही रहना चाहिए। अगर एच सपोज एच का मास 4 हो जाता है तो ओ का मास जो होगा वो 32 हो जाएगा, ताकि रेशो जो है 1:8 वो बरकरार रहे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन डेफिनेट प्रोपोर्शन हमें यही स्टेट करता है कि चाहे आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लो किसी भी कंपाउंड को, उसमें एलिमेंट सेम रहेंगे और वो सेम प्रोपोर्शन बाय मास से कंबाइन होंगे। ठीक है। अब इसी तरह हम CO2 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब CO2 चाहे तो आप लेबोरेटरी में बना लो, ठीक है, चाहे जो आप सांस छोड़ रहे हो उससे बना लो। अब लेबोरेटरी में क्या है, चाहे आप उसको CaCO3 से बना लो, सिंपली CaCO3 को हीट करना है उससे बना लो, या फिर आप उसको क्या करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मार्बल होता है उसके ऊपर HCl फेंक दो तो भी CO2 रिलीज होती है, चाहे वो कर लो। चाहे आप जो एयर में CO2 प्रेजेंट है या कंबशन से जो CO2 रिलीज होती है वो ले लो। हर जगह पे आपको CO2 में दो ही एलिमेंट्स दिखेंगे, C और O, और उनका प्रोपोर्शन बाय मास जो होगा वो क्या होगा, यही होगा 12:32 हर जगह, यानी कि 3:8 यही रहेगा, चाहे आप कहीं से भी ले लो। ठीक है। तो इससे हमें तो ये वाला जो लॉ है ये हमें ये स्टेट करता है कि चाहे आप केमिकल कंपाउंड कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे और वो कंबाइंड होंगे फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास से। ठीक है।
अब इस वाले लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉ क्या है, अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, सपोज कोई, जैसे अभी तो हमने उनके जो नॉर्मल है जो रेडियो एक्टिव नहीं है सिर्फ उन्होंने एलिमेंट्स की बात की। कोई कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है जिसकी फॉर्मेशन में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो उसका आइसोटोप हो, या फिर हम बना लें, जैसे कार्बन में हमने कार्बन का आइसोटोप ले लिया और सपोज कुछ भी ले लिया और हमने उसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, बनेगी तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, बट मास तो उसका अलग होगा ना, मास उसका तो 12 नहीं होगा और O2 का तो 32 ही रहेगा। जो भी होगा या तो 11 होगा या 13 होगा या 14 होगा, जो भी होगा 12 तो नहीं होगा। तो इन से और 32 से 3:8 तो आएगा नहीं। तो वहाँ पर ये लो क्या है, एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाया कि अगर किसी कंपाउंड में उसका जो नॉर्मल एलिमेंट है वो कंबाइन ना होकर उसका आइसोटॉप कंबाइन हो जाए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहेगा, ये फॉलो क्यों नहीं होता। तो उस चीज़ को ये जो लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरी बात, दूसरी लिमिटेशन, दो ही लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन में क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं, माना कि ठीक है चलो मान लिया कि वो सेम रेशो में कंबाइन होंगे, बट कंपाउंड्स तो डिफरेंट बन सकते हैं ना। उसी रेशो में कंबाइन होकर ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड अलग बन जाए। माना कि एक कंपाउंड है, वो आप कहीं से भी ले लो, उसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे, सेम प्रोपोर्शन बाय मास में वो होंगे, कंबाइंड होंगे, बट ऐसा भी तो हो सकता है सेम प्रोपोर्शन बाय मास से वही एलिमेंट कंबाइन होके कोई और वो बना ले, कोई और कंपाउंड बना ले। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक तो है हमारे पास C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और एक है हमारे पास CH3OCH3 जो कि एक एस्टर है। ठीक है, अब दोनों में आप देखोगे दो ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यानी कि तीनों एलिमेंट सेम है एक तो, और दूसरी बात तीनों फिक्स उसी प्रोपोर्शन बाय मास से जुड़े हुए हैं, पर एक अल्कोहल है एक एस्टर है, तो ये तो अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। तो इस चीज़ को भी ये लॉ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दो जगहें थी जहाँ पर ये लॉ फेल हो गया। उस तो अब हम देखेंगे कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है हमारे पास, उसके न्यूमेरिकल्स किस तरह के आ सकते हैं। तो उसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि आपको किसी भी एक कंपाउंड का या किसी भी एक एलिमेंट का वेट दे दिया जाएगा कि इस कंपाउंड में जब हमने उस कंपाउंड को बनाया तो उसका इतना वेट लिया और दूसरे एलिमेंट का इतना वेट लिया। ऑब्वियसली कंपाउंड बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स लगते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट या फिर ये कंपाउंड जो है ये बन गया। और उसके साथ अब किसी भी कंपाउंड को बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो दूसरा तरीका भी आपको दे दिया जाएगा कि अगर इस तरीके से बनाया हमने तो भी ये कंपाउंड बना, तो आपको दोनों में से किसी एक तरीके में, यूजुअली जिसमें आपको वेट नहीं दिया एलिमेंट्स का, उस तरीके से जो कंपाउंड बना उसमें किसी एक एलिमेंट की आपको परसेंटेज बता दी जाएगी। जब आपको उसकी परसेंटेज बता दी जाएगी तो अब आपको कहा जाएगा कि इस जो न्यूमेरिकल है इस सारी सिचुएशन में आपको दिखाना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करोगे, तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है लेड, पीबी है हमारे पास। ठीक है, पीबी का उन्होंने हमें वेट दे दिया सपोज 6.48 ग्राम। ठीक है, और साथ में उन्होंने दे दिया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का उन्होंने वेट हमें दे दिया 1.00 ग्राम, क्योंकि अब 6.48 2 डेसिमल पॉइंट तक है तो हमने यहाँ भी 2 डेसिमल पॉइंट तक ले लिया। ठीक है, तो अब उन्होंने दे दिया कि ऑब्वियसली अगर हम करेंगे लेड की और ऑक्सीजन की रिएक्शन तो क्या बनेगा हमारे पास PbO2। PbO2 हमारे पास यहाँ कंपाउंड बन गया।
अब उन्होंने आपको कह दिया कि PbO2 जो है वो एक और मेथड से बन सकता है। कैसे? अगर हम लेड नाइट्रेट लें, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट कर दें ना, तो हमारे पास PbO2 आता है। ठीक है, एक रिएक्शन उन्होंने ये दे दी। अब उन्होंने कह दिया कि जो लेड पेरोक्साइड ये यहाँ पर बन रहा है, लेड नाइट्रेट से बन रहा है, इसमें जो ऑक्सीजन की हमारे पास वो है परसेंटेज है, वो आ रही है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है हमारे पास आ रही है 13.38%। ठीक है, तो अब आपको इस सारी सिचुएशन पे दिखाना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बन रहा है उसमें टोटल पेरोक्साइड का मास कितना बन रहा है। देखो, अगर हमने लेड लिया 6.48 और अगर हमने ऑक्सीजन लिया 1 ग्राम, तो हमारा कितना बन गया? 7.48 ग्राम लेड ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये बन गया, हमने टोटल मास निकाल लिया पेरोक्साइड का। अब ये जो 7.48 ग्राम लेड पेरोक्साइड बना, इसका क्या मतलब है कि 7.48 ग्राम PbO2 में हमारे पास 1.00 ग्राम ऑक्सीजन है ना। तो अगर हम परसेंटेज निकालें इसकी, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 100 ग्राम से कंपेयर करेंगे। तो 100 ग्राम PbO2 में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी? 1.00 by 7.48 into 100 is equal to अप्रॉक्सीमेटली यही आता है 13.38 ग्राम। हमारे पास कैलकुलेशन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 13.38 या 13.37 आ सकता है। ठीक है, तो इनमें मतलब इस अप्रॉक्सीमेटली 13.38 ही आ गया। और हमने ऊपर हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जब हमने लेड नाइट्रेट से लेड पेरोक्साइड बनाया तो ऑक्सीजन की उसमें परसेंटेज आई 13.38%, जो कि ऑलमोस्ट इस परसेंटेज के इक्वल है। तो यहाँ से जो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन प्रूव हो जाता है। और इससे पता चलता है क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, चाहे वो लेड नाइट्रेट से बना चाहे वो लेड और ऑक्सीजन से बना, जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ऑक्सीजन की वो 13.38% ही आ रही है। तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स आपके पास बन सकते हैं अगर इस लॉ में से आते हैं तो। और कोई ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इस टाइप के लॉ से नहीं बन सकते। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो पहले हम इस लॉ की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये डेफिनेशन क्या है, कह रही है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। तो इसका मतलब क्या है? देखो, हम ट्रांसलेट करते हैं इसको एज इट इज़। पहले, जब दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, वो दोनों कंबाइन कर रहे हैं एक, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। ऑब्वियसली कोई भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे, और एक तरह का कंपाउंड नहीं, अलग अलग तरह के कंपाउंड्स वो बनाएंगे। तो जो मास है एक एलिमेंट का, दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनमें से एक एलिमेंट का अगर हम मास, जो कि एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन कर रहा है दूसरे एलिमेंट के, यानी कि एक हमने दो तीन कंपाउंड्स बनाए उन दो एलिमेंट से, उन सब कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास तो फिक्स रहा, दूसरे एलिमेंट का मतलब हमने कंपाउंड्स ऐसे कंपेयर किए जिसमें एक एलिमेंट का मास में फिक्स रह रहा है और दूसरे एलिमेंट का मास वेरी हो रहा है। तो वो जो दूसरे एलिमेंट, जो इस एलिमेंट का मास वेरी हो रहा है ना, उन सब और जिन जिन कंपाउंड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उन सब कंपाउंड्स में उस एक वेरी करने वाले मास वाले जो एलिमेंट है उसका जब आप रेशो करोगे ना सब अलग अलग कंपाउंड्स का, तो वो एक सिंपल रेशो आएगा टू वन अनदर। उन सब मासेस का जो रेशो आएगा एक दूसरे से, एक सिंपल रेशो आएगा, होल नंबर रेशो आएगा, डेसिमल्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में वो रेशो नहीं आएगा। अब इसको अच्छे से और अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा हमें। देखो, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कार्बन और ऑक्सीजन का। देखो,
कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। दो मोस्ट कॉमन इनके कंपाउंड्स कौन से हैं? CO2 एंड CO, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इन दोनों में देखो, जो मास कार्बन का है वो तो फिक्स्ड है, दोनों में 1 1 कार्बन है, तो दोनों में कार्बन का मास सेम हो गया। बट ऑक्सीजन का जो मास है वो वेरी कर रहा है, एक में 2 ऑक्सीजन है, एक में 1 ऑक्सीजन है। तो कार्बन का मास यहाँ देखेंगे, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास फर्स्ट केस में कितना है? 32, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। और यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन का मास वही सेम 12, क्योंकि एक ही कार्बन है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो 16, है ना। तो अब ये देखो, ये तो दोनों सेम है, तो इनको कर देंगे हम निगलेक्ट। हमने रेशो किसका देखना है? जिनका मास वेरी हो रहा है। तो 16 और 32, 32:16 is 2:1, दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। यहाँ से हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो है वो प्रूव हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा टिपिकल, जिसमें ज़्यादा कंपाउंड्स बन सके। हम ले लेते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्लेंटी ऑफ जो है कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे जो है ऑक्साइड्स बन सकते हैं हमारे पास, जिसमें हम देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं N2O, दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। एंड देन हम ले रहे हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। देन ले रहे हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, दैट इज N2O3। एंड देन ले रहे हैं नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, देन विल बी N2O4, एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, दैट इज N2O5। अब आप देखो, आप इसमें कहोगे कि 1 2 3 4, चार में तो N2 है, बट एक में क्या है? NO। तो इसमें तो नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड ही नहीं है। बट हम तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि NO को भी जब कंपेयर करेंगे तो इसका जो N का रेशियो लेंगे तो डबल करके ले लेंगे। तो जब N का रेशियो डबल करेंगे तो O का भी जो मास है वो हम डबल कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग रेशियो लेंगे। यानी कि रेशियो हम जो N का मास है वो फिक्स कर ही लेंगे और O का मास ही वेरी होगा। अब देखो नाइट्रोजन का, इसमें क्या है? नाइट्रोजन का नीचे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का इसमें है 28, इसमें रह गया 14, इसमें भी 28, इसमें भी 28 एंड इसमें भी 28। ऑक्सीजन का देखेंगे, इसमें एक ऑक्सीजन है तो 16, इसमें भी एक है तो 16, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो जाएगा 48। 4 ऑक्सीजन है तो 64 एंड हेयर आर ऑक्सीजन 5, सो दैट विल बी 80। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना है। तो यहाँ तो इसका हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे डबल, यानी कि 14 का कर देंगे 28, तो 16 का भी हमारे पास हो जाएगा 32। अब हम करेंगे रेशो, हमारे पास रेशो में है 16, 32, 48, 64 एंड 80। अब इनका जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रेशो आएगा 1:2:3:4:5, दैट इज अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे हैं उनमें भी जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशो बियर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको लो तो है जो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं इस लो पे। तो न्यूमेरिकल्स में भी जब जैसे अब देखो हमने ऑक्साइड्स की बात की, तो यूजुअली न्यूमेरिकल्स में भी ऑक्साइड्स की ही बात की जाती है। कार्बन के ही ऑक्साइड्स हम ले लेते हैं एक बार फिर से। जैसे सपोज आपको दे दिया कि कार्बन जो है वो 2 ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें अब आपको क्या देंगे? वो परसेंटेज दे देंगे कि 2 ऑक्साइड्स वो बना रहा है। ठीक है, एक ऑक्साइड, फर्स्ट ऑक्साइड जो है उसमें कार्बन की परसेंटेज है 42.9% एंड सेकेंड ऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज है 27.3%। उन्होंने ये दे दिया हमें। ठीक है, तो अब क्योंकि ऑक्साइड है तो दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, 100 में से इन दोनों को माइनस ही तो करना है। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 57.1%।
और 27.3 को माइनस करेंगे तो आएगा 72.7%। तो ये हमारी ऑक्सीजन की भी परसेंटेज हमारे पास आ गई। तो अब ये हो गया हमारा एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ली, मास कैलकुलेट करना है। मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑक्साइड है ना, फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें 57.1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन विथ 42.9 पार्ट्स ऑफ कार्बन, है ना, ये हो गया। सेकेंड ऑक्साइड जो है उसमें हम देख रहे हैं कि 72.7 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 27.3 पार्ट्स कार्बन, है ना, यही सिचुएशन है हमारे पास। अब जब इसका 57.1 पार्ट फॉर 2.9 पार्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा, 42.9 बाई 57.1, ठीक है। और इसका 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा, इस वाले का ऑक्साइड का हम देखेंगे तो दैट विल बी 27.3 बाई 72.7, ठीक है। तो ऐसे आएगा हमारे पास, है ना। तो अब इसमें हम देखेंगे, इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 42.9 बाई 57.1 आएगा 0.751। ये हमारे पास हम कार्बन के पार्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पार्ट्स के हमने कहा था इतने पार्ट्स ऑक्सीजन के कंबाइन करते हैं इतने पार्ट्स कार्बन के साथ, तो एक पार्ट ऑक्सीजन का कितने पार्ट कार्बन के साथ कंबाइन करेगा, इतने। और दूसरे ऑक्साइड में दैट विल बी 0.376 कार्बन, ठीक है। इतने पार्ट ऑक्सीजन, एक पार्ट ऑक्सीजन 0.376 कार्बन के साथ कंबाइन करेगा दूसरे ऑक्साइड में। तो अब यहाँ से जब आप इनका रेशो निकालोगे ना, यानी कि 0.751 बाई में 0.376 करोगे तो इसका रेशो आएगा आपके पास एग्जैक्टली 2/1, यानी कि 2:1। दैट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशो, यानी कि यहाँ पर भी जब हमने देखा ऑक्सीजन का पार्ट फिक्स किया, ऑक्सीजन का मास फिक्स किया, तो कार्बन का मास वेरी किया। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास वेरी होता है, बट यहाँ पर हमने अपोजिट कर दिया डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको वहाँ पर अगर सीधा भी आ जाए तो डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, कार्बन के पार्ट्स का रेशो निकाल लिया और हमारे पास रेशो सिंपल होल नंबर रेशो में हमारे पास आ गया 2:1। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि हाँ, कार्बन के ऑक्साइड्स भी जब बनते हैं तो वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और ये लॉ हमें दिया था रिचर ने इन 1792। तो पहले हम देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स A and B, which combine separately with the fixed mass of the third element C, is either same or some simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other. अब इसको समझते हैं कि ये क्या कहती है डेफिनेशन। देखो, कोई भी दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनका जो मासेस है, उनका जो रेशियो है, वो ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो कि एक थर्ड एलिमेंट, जो कि एक अलग एलिमेंट है, उसके साथ कंबाइन कर रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाने के लिए। यानी कि ए कंबाइन कर रहा है सी के साथ एक अलग एलिमेंट, एक अलग कंपाउंड बनाने के लिए, और बी कंबाइन कर रहा है सी के साथ एक अलग कंपाउंड बनाने के लिए। तो सी का मास तो फिक्स हो गया। अब ए और बी का जो मास का रेशो होगा ना, वो जो रेशो होगा ना, अगर ए और बी इकट्ठे एक दूसरे के साथ कंबाइन करें तो जो कंपाउंड बनेगा, और उसमें जो ए और बी के मासेस का रेशो होगा, उस रेशो के या तो वो रेशो इक्वल होगा, जो ए और बी सेपरेटली एक तो सी से कंबाइन कर रहे हैं और एक ए और बी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में जब हम ए और बी के मासेस का रेशो लेंगे, वो या तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, या फिर कुछ सिंपल मल्टीपल रेशो होगा उस मास एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो हमें
ये स्टेट करती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेंगे। अब एग्जांपल्स में हम सबसे पहले देखो एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। एक है हमारे पास कार्बन, एक है हमारे पास ऑक्सीजन और तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। अब देखो ये कार्बन और ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं ए एंड बी एंड एच इज सी, यानी कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाएगा। सबसे पहले कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और हमारे पास कंपाउंड बन रहा है CH4, दैट इज मीथेन। और हमारा ये जो है ये दोनों कंबाइन कर गए और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं। सिंपलेस्ट कंपाउंड इनका क्या बनता है हमारे पास H2O। अब इसमें देखो H जो है, एक में H का मास 4 है और एक में H का मास 2 है। कार्बन का मास यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्या आता है 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है हमारे पास 16। बट क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के मास में इम्बैलेंस है तो इसको हम होल को इंटू 2 करेंगे, तो ये 16 का यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, तो वो क्या बनाएंगे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO2। CO2 में देखो यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन के क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कितना हो जाएगा, एक का 16 है, दो का कितना हो गया 32। तो यहाँ पर भी 12:32 एंड यहाँ पर भी 12:32। हमारा सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गया 3:8 दोनों केसेस में, जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस प्रूव हो रहा है और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब देखो एक और हम थोड़ी टिपिकल एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें एग्जैक्टली सेम रेशियो नहीं आता। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है हम यूजुअली एक ट्रायंगल बनाकर सॉल्व करते हैं। तो अगली प्रॉब्लम हम एक ट्रायंगल बनाकर ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल किस लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और हम तीनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए, एक ले लिया हमने S यानी कि सल्फर, एक ले लिया H यानी कि हाइड्रोजन, हमारे पास ऑक्सीजन। तो अब हम देखेंगे कि H और S से क्या कंपाउंड बन सकता है हमारा H2S। ठीक है। सिमिलरली S और O से क्या कंपाउंड बन सकता है SO2। सिमिलरली H और O से हमारा क्या कंपाउंड बन सकता है, हमारा सिंपलेस्ट कंपाउंड H2O। अब हम तीनों एलिमेंट्स का जो है मास को कंपेयर करेंगे। अब देखो H2S में सल्फर का मास कितना है 32, SO2 में भी सल्फर का मास कितना है 32। अब H2S में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और H2O में भी 2। अब ऑक्सीजन का H2O में कितना मास है 16 और सिमिलरली हमारा SO2 में ऑक्सीजन का मास कितना है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हो गया 32। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे H2S और SO2 में जो S क्योंकि कॉमन है तो H और O के मास का क्या रेशियो आ रहा है। तो H के मास का H2S में कितना मास है H का 2 रेशो SO2 में O2 का कितना मास है हमारे पास 32, 2:32। और H2O में अगर हम देखें H और O का कितना मास है, H का कितना है 2 एंड O का कितना है हमारे पास 16:16। अब देखो ये एग्जैक्टली सेम तो आए नहीं दोनों रेशो। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1:16 एंड दिस विल बी 1:8। और ये दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। 8 × 2 क्या हो जाता है, अगर इसको हम इंटू 2 कर दें तो हमारा यही वाला रेशो आ जाता है। यानी कि ये दोनों सेम नहीं है बट एक दूसरे के सिंपल मल्टीपल तो है ना, सिंपल होल नंबर मल्टीपल तो है ना ये दोनों रेशियो। तो यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस जो है वो फॉलो हो रहा है और इससे हमें समझ भी अच्छे से आ गया होगा अब तक, है ना। अब हम देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स किस टाइप के बन सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको एक ट्रायंगल दे देंगे, ऐसे ही वो बना, वो ट्रायंगल से ही होता है तो ऐसे वो आपको एक ट्रायंगल बनाकर दे देंगे। सपोज ऐसे बना कर दे दिया उन्होंने NH और O का, तो NH का क्या बनेगा NH3
एच और ओ का H2O, N और O का N2O3। ठीक है। अब मास तो आपको सबके पता ही है, बट मास की जगह उन्होंने क्या दिया, परसेंटेज दे दिया आपको कि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन कितनी है, 82.35%, और हाइड्रोजन आपकी कितनी है, 17.65%। ऐसे ही आपको H2O के लिए दे दिया कि उसके पास जो हाइड्रोजन है वो तो है 11.10%, और जो ऑक्सीजन है वो है 88.90%। ठीक है। ऐसे ही आपको N2O3 का दे दिया परसेंटेज कि जो नाइट्रोजन है वो तो है 36.85%, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो है 63.15%। अब आपको इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, आपको प्रॉपर दे रखा है कि एक नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, 3 हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, तो आपको मास का झंझट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इस परसेंटेज की को जो है वो मास ही समझ लो, ग्राम लगा लो। ठीक है। अब देखो इन दोनों में हमने कुछ ऐसा करना है, अलग अलग है अभी तो सब कुछ, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का निकालने के लायक हो जाए। जो हमने पिछले 2 किए थे उसमें क्या था, ये वाला जो दूसरा जो एक एक सेम सिमिलर था दोनों में, वो सेम था उसका प्रोपोर्शन, बट यहाँ पर अलग अलग है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर 17.65 ग्राम में 82.35 ग्राम नाइट्रोजन है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितनी होगी। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, 1 ग्राम में होगी 4.67। और सिमिलरली इसके लिए निकाल देंगे कि अगर 11.10 ग्राम हाइड्रोजन में 88.90 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 8.01 ग्राम। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का रेशो करेंगे अब हम, क्योंकि ये तो हमने इक्वल कर दिया 1 ग्राम दोनों का हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो करेंगे 4.67 रेशो 8.01, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1:1.72 रेशो आता है। ठीक है, अब N2O3 की भी बात कर लेते हैं। N2O3 में क्या दिया उन्होंने, 36.85 और 16.15। इसमें 1 ग्राम वाला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इनका रेशो लो। इनका रेशो लोगे ना तो आपको पास आएगा 1:1.71। कितने क्लोज हैं ये। तो इससे हमने इलस्ट्रेट कर दिया कि ये जो है ये सिचुएशन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रही थी। तो इसी में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जैसे एक ट्रायंगल बनाना है, ए बी और सी का दे दिया। ठीक है, फिर दे दिया उन्होंने परसेंटेज की ए की नहीं, उन्होंने मास दे दिया कि 61.8, ए का जो मास है वो 80 ग्राम ऑफ बी के साथ ज्वाइन कर रहा है, और ए का ही 30.9 ग्राम मास जो है वो सी का 106.5 ग्राम मास के साथ कंबाइन कर रहा है। और फिर उन्होंने बी और सी के कंबाइनिंग के लिए मास नहीं दिया, बट उनका मॉलिक्यूलर मास दे दिया कि बी का मॉलिक्यूलर मास है 6.6 और सी का मॉलिक्यूलर मास है 35.5, और जब वो कंबाइन कर रहे हैं तो वो कंपाउंड बना रहे हैं CB2। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे पहले तो जो हमारे पास मास अलग अलग है उसको एक करना पड़ेगा। ए का एक तो 30.9 है, एक 61.8 है, तो उसको हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी का कितना मास, 80 ग्राम मास
61.8 के साथ कंबाइन कर रहा है, तो बी का ए का 61.8 ग्राम मास बी के 80 ग्राम के साथ वो कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो एक अगर ए 1 ग्राम ले लें तो बी कितने बी के साथ कंबाइन करेगा, वो 80 जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.29। सिमिलरली हम ए और सी का कर लेंगे। अगर 30.9 ए कंबाइन करें 106.5 के साथ, तो 1 ग्राम ए कितने सी के साथ कंबाइन करेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3.45। ठीक है, 3.45 आ गया। तो उसके बाद अब हम इन दोनों का रेशो लेना है, 1.29 का और रेशो 3.45 का। अब इनका रेशो लेने के बाद कंपेयर किसके साथ करें, इनका तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास से पहले भी तो कर रहे थे। अगर बी का 6.6 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और सी का 35.5 है तो उसको एज इट इज़ रखो, और उनका ये सब करने के बाद उनका रेशो देखो। तो 6.6 इंटू 2 करके क्या आता है, 13.2, और ये 35.5 रहेगा। इनका रेशो आ रहा है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.1:1.26, और इनका भी जब आप रेशो करोगे ना तो यही आएगा 1:1। तो इससे हमने दिखा दिया कि ये जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं इस लॉ में से। अब हम आते हैं हमारे लास्ट लॉ की तरफ, जो कि है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब तक हम सारी मास की बात कर रहे थे और सॉलिड और लिक्विड की जो भी था बात कर रहे थे, गैस की बात हमने नहीं की थी। अब हम गैस की वॉल्यूम्स की बात करेंगे। इस लॉ में हम गैस की वॉल्यूम्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस जो हैं वो गैसियस फॉर्म्स में होते हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उनका गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये जो हमारा लॉ है ये बनाना ज़रूरी था। तो ये लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स में करेंगी ऑब्वियसली, विच बियर्स अ सिंपल रेशो, उनका भी एक सिंपल रेशो होगा एक दूसरे के साथ, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम्स के साथ भी उनका एक सिंपल रेशो होगा अगर प्रोडक्ट्स भी गैसियस है तो। ठीक है, जब और एक कंडीशन क्या है कि सारी की सारी मेजरमेंट्स जो है वो सेम कंडीशंस, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रिएक्टेंट को तो एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर कर रहे हो, और जब वो प्रोडक्ट्स बने तो टेम्परेचर वेरी हो गया, प्रेशर वेरी हो गया, तो वो नहीं चलेगा। सबकी वॉल्यूम सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे लोगे तो क्या होगा कि जो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं उनका जो रेशो होगा वो एक दूसरे के साथ भी सिंपल रेशो होगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर वो भी गैसेस है तो उसके साथ भी वो एक सिंपल रेशो बियर करेंगी। ठीक है, और ये लॉ किसने दिया था, नाम में ही है उसका नाम, गे-लुसैक्स ने। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं इसका, मतलब कि थोड़ा समझने के लिए इजीली समझ आ जाएगा। आपने लिया हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, और उससे क्या बनेगा ऑब्वियसली 2HCl, यानी कि 1 वॉल्यूम आपने इसकी ली, 1 वॉल्यूम आपने इसकी ली, हम स्टोइकियोमेट्रिक को वॉल्यूम ले रहे हैं, और इसकी कितनी बनी 2, बननी भी 2 चाहिए थी, है ना। तो इसका रेशो भी देख लो, इनके बीच में क्या रेशो है, 1:1, इनके बीच में क्या रेशो है, 1:, सिंपल होल नंबर रेशो है हमारे पास, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो लो है वो सही है ना। ऐसे ही आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ले लो, H2 प्लस में O2, साथ में बनेगा H2। अगर स्टीम बनती है, वेपर बनती है तो
तो इसको बैलेंस करेंगे पहले, तो 2H2 होगा और H2O कितना होगा, ये भी 2 होगा। तो 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और कितने 2 वॉल्यूम, सिंपल रेशियो 2:1। इसका 2H2 और H2O का 2:2 जो कि 1:1 हो जाएगा, और O2 और H2O का 1:2। तो ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, अब एक और कर लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हैबर्स प्रोसेस। N2 + 3H2 gives 2NH3। इनका क्या रेशो है, 1:3। इसका इसके साथ 1:2, इसका इसके साथ 3:2। सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, या फिर कंबाइन करके भी लिख सकते हो, 1:3:2, वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो ही है। ठीक है, तो इससे जो है हमें पता चलता है कि गैसेस भी अगर उनकी वॉल्यूम्स को कंसिडर करें तो वो भी एक फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसे वैसे हैपहैज़र्डली नहीं हो रहा, उसके कुछ लॉज हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो लो है गे-लुसाक्स लो, इसके कोई एज सच न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं क्योंकि बनते ही नहीं हैं, बहुत इजी लो है, बनेंगे भी तो बहुत इजी बनेंगे 5th-6th क्लास लेवल के, तो इसलिए नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स और ना ही करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी बुक में मिलेंगे। ओके, तो ये थे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने 5 लॉज इस वीडियो में किए। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और कुछ हम एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो प्रिंसिपल, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ।